स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास वेक्टर कैलकुलस। आपका जो सिलेबस में यूनिट 4 है ना, वो वेक्टर कैलकुलस है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ यूज होता है। वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले जो आपके सिलेबस में है, कुछ बेसिक रिकॉल करते हैं जो ऑलरेडी आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो। इस वेक्टर कैलकुलस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में ही हम इसको पढ़ेंगे। पहला है वेक्टर डिफरेंशिएशन, अगला है वेक्टर इंटीग्रेशन। जो हमारे पास 2 क्वेश्चंस की चॉइस आती है ना यूनिट में कि कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो एक क्वेश्चन आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन में से बनता है और एक क्वेश्चन आपका वेक्टर इंटीग्रेशन में से बनता है। डिफरेंशिएट कैसे करना है, इंटीग्रेट कैसे करना है, बेसिक फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के वही रहेंगे जो आप ऑलरेडी स्केलर फंक्शन में पढ़ते आए हो। वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर हम बात करेंगे डेरिवेटिव आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो किसी भी वेक्टर फंक्शन का, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का, वो सब कुछ आप इसके अंदर पढ़ोगे। वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास टोटल 3 थ्योरम्स पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली है ग्रीन्स थ्योरम, दूसरी है स्टोक्स थ्योरम और तीसरी है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वेक्टर इंटीग्रेशन में आपको ये 3 थ्योरम्स पढ़नी है। ये 3 थ्योरम्स पढ़ने से पहले हम वेक्टर इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे 3 इंटीग्रल। पहला लाइन इंटीग्रल, दूसरा सरफेस इंटीग्रल और तीसरा है वॉल्यूम इंटीग्रल। इनको हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं पहले वो सीखेंगे, उसके बाद थ्योरम्स पे चलेंगे। लाइन इंटीग्रल का मतलब हम सिंगल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल का मतलब हम डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम कैसे क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हो आप। अब इन सब पे चलने से पहले एक बहुत बेसिक सी चीज, आप में से मुझे कौन बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय अ वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है। हमारा जो यूनिट स्टार्ट है वो है वेक्टर कैलकुलस से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर, कौन बताएगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो जिसका मैग्नीट्यूड भी एग्जिस्ट करे और अलोंग दिस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करे, उसको आप वेक्टर बोलते हो। एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज नोन एज वेक्टर, है ना। कोई एग्जांपल, एनी एग्जांपल। वेलोसिटी। वेरी गुड, वेक्टर फंक्शन का एग्जांपल वेलोसिटी। और स्केलर फंक्शन स्पीड। स्पीड हो गया। टेम्परेचर हो गया किसी भी एक पॉइंट पे, दैट इज आल्सो अ स्केलर फंक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी में आप वेलोसिटी दे सकते हो, एक्सेलरेशन दे सकते हो। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी एग्जिस्ट करे और जिसका डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करे, उसको आप वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो। किसी भी एक वेक्टर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3k। बताओगे ये i j k क्या है यहाँ पर, व्हाट आर दीज i j एंड k। XYZ एक्सिस होती है मैम, डायरेक्शन। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और ये हमने o मान लिया। बताओगे ये i j k क्या है यहाँ पर, व्हाट आर दीज i j k। सोचो। हेलो, 5 बजे मैम XYZ। ठीक है, करियो पक्का।
ओके, हाँ जी बोलो। मैम एक्स वाई प्लेन में हम These आई ले are लेंगे। unit vectors along x axis, along y axis and along z axis. इनको हम unit vectors बोलते हैं. These are known as unit vectors. What do you mean by unit vectors? क्या मतलब है unit vector का? जिनका इसका मैग्नीट्यूड 1 वन जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है. यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड 1 या लेंथ 1, कुछ भी कह सकते हो आप. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो? अगर a हमारे पास कोई वेक्टर है, लेट इट इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं मॉड सिंबल से. बताओगे क्या बनेगा? कैसे निकालते हो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या लेंथ? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. ये a1 क्या है? एक्चुअली ये क्या है? व्हाट इज दिस a1? क्या बोलेंगे इसको? इस a2 को क्या बोलेंगे? a3 को क्या बोलेंगे? These are components of vector A in the direction कौन सी? Along x axis, y axis and z axis. A1 is the component of the given vector along x axis, A2 is the component of the given vector along y axis and A3 along z axis. और इनके स्क्वायर का सम और उसका अंडर रूट कर देते हैं तो हमें उस वेक्टर की लेंथ मिल जाती है. और जिस वेक्टर की लेंथ 1 होती है उसको आप यूनिट वेक्टर बोलते हो. ठीक है. अगर मैं, कैसे निकालते हो आप किसी भी वेक्टर को? सपोज इफ आई एम सेइंग, ये है मेरे पास, मान लो ये मैंने 3 एक्सिस ड्रॉ की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये पॉइंट मैंने ओ ले लिया. आई कैप कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग. ठीक है. तो कोई भी वेक्टर, सपोज मेरे पास ये था, यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है हमें, मान लो एक मैंने ये ज्वाइन कर दिया और एक ये रहा. ठीक है. लेट दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज P. दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज P. इसको क्या मान लिया मैंने? वेक्टर B. इसके अलोंग वेक्टर क्या मान लिया? A. सपोज आपको PQ वेक्टर लिखना है, कैसे लिखते हो? वेक्टर PQ. वेक्टर PQ का मतलब क्या है? इसको क्या बोलेंगे? जिसकी लेंथ तो ये है एंड डायरेक्शन फ्रॉम P टू Q. इस वेक्टर की डायरेक्शन P से Q की तरफ है. अगर आप इसको QP लिखते और फिर एरो लगता तो इस वेक्टर की डायरेक्शन Q से P की तरफ हो जाती. P से Q की तरफ है यानी कि ये बनेगा, ये एरो ऐसे आएगा. अगर मैं वेक्टर ये लिखती तो ये एरो अपोजिट डायरेक्शन में लगता. लेट दिस वेक्टर इज C. ठीक है. तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, वेक्टर में हमने और क्या क्या पढ़ा है? नेक्स्ट हमने एक चीज पढ़ी है, अभी हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं जो आपने पहले पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. किन्हीं भी 2 वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? बोलो क्या क्या याद है? सपोज मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, लेट वन इज A अनदर इज B. इन दोनों की प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? बोलो. मैम A क्रॉस B और डॉट A लगा डॉट सकते B. हैं. साइन थीटा. 2 तरह से प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं. एक होती है A डॉट B, जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हो और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हो, है ना?
और दूसरी होती है A क्रॉस B, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। पढ़ा हुआ ना ये आपने? व्हाट इज A डॉट B? व्हाट इज A डॉट B? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, क्या आएगा? cos theta. What is theta here? What is theta here? The angle between P and Q. Angle between A and B. Yes, this angle. Theta is the angle between vectors A and vector B. और A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, याद है? A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? मान लो A है हमारे, हाँ, डिटर्मिनेंट मेथड, वेरी गुड। मान लो A है A1I प्लस A2J प्लस A3K और B है B1I प्लस B2J प्लस B3K। तो हम A क्रॉस B कैसे सॉल्व करते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से। गुड। सबसे पहले कंपोनेंट्स लिखो, यूनिट वेक्टर्स I J K। अगर A क्रॉस B निकालना है तो पहले A के कंपोनेंट फिर B के, अगर B क्रॉस A निकालना है तो पहले B के और बाद में A के। तो यहाँ क्या आएगा? A1 A2 A3, B1 B2 B3। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? क्या बनेगा? आई कैप इंटू, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, इसको और इसको हाइड कर दो, ये बच गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J इंटू A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K इंटू क्या आएगा? A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो इस तरह से हम A क्रॉस B निकालते हैं। अच्छा एक चीज बता, अब डॉट प्रोडक्ट में आप चाहे पहले वेक्टर A रखो चाहे पहले वेक्टर B, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होते हैं, है ना? A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। बट अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हो तो ये कभी भी नहीं होता कि A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम हो। क्या होता है उस केस में, याद है किसी को? याद है? 0 मैम। A क्रॉस B और B क्रॉस A में क्या रिलेशन होता है? A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। अगर A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। ये अभी मैं वही बता रही हूं जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? चले इससे आगे। अच्छा इसके अलावा आपने एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ी है, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला याद है किसी को? व्हाट इज A क्रॉस B क्रॉस C? व्हाट इज A क्रॉस B क्रॉस C? बोलो। Not even a single student put, the whole class. Ma'am, A dot C. Very good. B minus minus A dot B C। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है।
अब हम इसके बाद बात करेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सिंपल, जैसे आप नॉर्मली किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो वैसे ही वेक्टर का, बस वेक्टर के केस में आपके पास कंपोनेंट्स होंगे अलग अलग, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, तो हर कंपोनेंट का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है a इज इक्वल टू टी स्क्वेयर आई प्लस साइन टी जे माइनस 3t की पावर 4k, ये एक वेक्टर है। और अगर इसका मुझे डिफरेंस, ये वेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, वो कौन से वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं? इस पूरे केस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? मैम इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी हो गया मैम, डिपेंडेंट ए हो गया। और डिपेंडेंट ए हो गया। इसका मतलब आपको ए को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो व्हाट विल यू राइट? डीए बाय डी। यस मैम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हर एक कंपोनेंट अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो व्हाट विल वी राइट? 2ti प्लस कॉस टी जे, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, 3t की पावर 4 का डेरिवेटिव 12t क्यूब के। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर देते हो। अच्छा, अगर मैं a लिखूं एक्स स्क्वेयर वाई आई माइनस वाई जेड क्यूब जे प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर के, अब बताओगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? व्हाट आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाउ? एक्स वाई जेड मैम इंडिपेंडेंट है मैम, और ए डिपेंडेंट। यस, तो अब मैं डेरिवेटिव कैसे लिखूं? अब मैम पार्शियल होगा मैम। यस, वेरी गुड। किसने दिया ये जवाब? मैम ऋषभ। अब जो डेरिवेटिव होगा ना वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ऑर्डिनरी नहीं होगा। तो करली ए बाय करली एक्स, करली ए बाय करली वाई, करली ए बाय करली जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है हमारे पास, एक्स वाई और जेड। हमें तो पूरा देखना है ना, पूरा का पूरा किसका फंक्शन है? 3 वेरिएबल्स का है, एक्स वाई और जेड का। अब इसको कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएट कर दो। सपोज मुझे करली ए बाय करली एक्स निकालना है, तो इसका मतलब वाई और जेड क्या रखेंगे? If we want to differentiate with respect to x, then y and z are कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो बनाओ क्या बनेगा? 2xy आई, j वाली टर्म आएगी, सिर्फ ऋषभ को ही आंसर नहीं देना, ऋषभ के अलावा भी बहुत सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सो प्लीज। मैम नो, जे वाली टर्म नहीं आएगी, उसमें एक्स है ही नहीं। कशिश जैन, कशिश जैन यस मैम। बताओ अगली टर्म क्या लिखूं? मैम जे वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि कांस्टेंट है। हाँ, क्योंकि हम x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जब हम x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम y और z को क्या ट्रीट कर रहे हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 0। तो ये नहीं आएगा, और अगली बारी में आएगा y z स्क्वायर के। इसी तरह से हम करली a बाय करली y निकाल सकते हैं, इसी तरह से हम करली a बाय करली z निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, यस मैम। चलिए। अच्छा, एक और हम इसमें स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करेंगे, वो है
कैपिटल आर या स्मॉल आर के साथ वेक्टर का सिंबल होगा और एक बिना वेक्टर के सिंबल के स्मॉल आर लिखा हुआ होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को। सपोज एक पॉइंट है आपके पास एक्स वाई जेड, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस उसका कंपोनेंट एक्स है, अलोंग वाई एक्सिस वाई है और अलोंग जेड एक्सिस जेड है। तो आर विल बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। किसी किसी बुक में कैपिटल आर होगा, किसी में स्मॉल आर होगा और किसी किसी बुक में ना मे बी ऊपर एरो ना लगाओ, बस वो कैपिटल में लिख के उसको बोल्ड किया हुआ होगा और अगर वो बोल्ड किया हुआ है तो इट इज अंडरस्टूड कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। वो तो आप वैसे भी पता चल जाएगा, उसके साथ आई जे के होगा। और इस ये स्मॉल आर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। क्या आएगा बताओगे? क्या बनेगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड नोटेशन हम लेके चलेंगे। ये आर जो है वो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अब सपोज कोई एक पार्टिकल एक पॉइंट पी पर है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर है, एट टाइम टी। और मान लो एट टाइम डेल्टा टी, एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, टी तो पहले ही कवर हो गया और डेल्टा टी और टाइम वो पॉइंट क्यू पर पहुंच जाता है, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर कितना हुआ? आर प्लस डेल्टा आर। कितना हुआ? आर प्लस डेल्टा आर। ये आर प्लस डेल्टा आर, ये आर, यानी कि यहां कितना कवर हुआ? डेल्टा आर। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम अब वेक्टर की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको क्या कहा जाता है? वेलोसिटी वेक्टर, v। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपको क्या मिलती है? एक्सेलरेशन, जिसको आप लिखते हो d2r बाय, इसको वैसे क्या लिखा जाएगा? ये dr बाय dt। वो एक्स वाई जेड जो है वो उसी t पे डिपेंड करता हुआ दिखा देंगे तीनों कंपोनेंट्स को। इट विल बी रिटन एज dr बाय dt। और अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे यानी कि dv बाय dt, तो ये क्या बन जाएगा? d2r अपॉन dt2। और इसको हम फिर क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल। और dr बाय dt को हम टेंजेंट वेक्टर भी बोलते हैं। और अगर इस वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपने अभी तक पढ़ी हुई हैं। अब हम उसके बाद वाला स्टार्ट करेंगे जहां से आपने नहीं पढ़ा हुआ है, जहां से अब आपका स्टार्ट होता है मेन सिलेबस। और उस पे जाने से पहले दो चीजें डिफाइन करेंगे। एक आता है हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन और एक आता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड अनदर इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन। क्या होता है ये? What do you mean by scalar point function and vector point function? देखो, सपोज हमने कोई भी एक रीजन E कंसीडर किया, एनी रीजन E स्पेस में हमने कंसीडर किया, और इस रीजन में, इन दिस रीजन एक पॉइंट लिया, इन दिस रीजन अ पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर R है। अगर इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक स्केलर डिफाइन करते हैं, define a scalar, let that scalar is phi, phi से डिनोट कर दिया मैंने, तो हम इस phi को क्या बोलेंगे? this phi is known as स्केलर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि हमने उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन किया इसको, इसलिए इसको हमने नाम दिया स्केलर पॉइंट फंक्शन का। और अगर phi स्केलर पॉइंट फंक्शन है और जिस रीजन में आपने ये फंक्शन डिफाइन किया था, that region is known as scalar field. That region is known as scalar field. For example, temperature at any instant, वो scalar point function है। इसी तरह से अगर आप
इसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर डिफाइन कर सकते हो उस रीजन की, एक रीजन के अंदर। वेक्टर डिफाइंड इन रीजन ई। तो वो जो वेक्टर हमने डिफाइन किया है उसको हम बोलेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और इस रीजन ई को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर फील्ड। इसके नोट्स मैं दे दूंगी अब जहां से ये स्टार्ट हो रहा है हमारा सिलेबस स्केलर पॉइंट फंक्शन से। इस ई को बोलेंगे वेक्टर फील्ड। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और जिस भी रीजन में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं दैट रीजन इज नोन एज वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब क्या करना है हमको? ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है जितना मैंने आपको अब बताया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये डेल ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जिसकी नोटेशन है ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल बनाना है। पूरा का पूरा वेक्टर कैलकुलस इसी पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इस ये एक ऑपरेटर है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको आपको अप्लाई करना है स्केलर पॉइंट फंक्शन पर भी और वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर भी। सॉरी, सिंगल फंक्शन की बात भी करेंगे और दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की बात भी करेंगे। ये किस तरह का ऑपरेटर होता है? जब मैं ऑपरेटर की बात कर रही हूं तो कभी भी इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे जब तक वो ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई नहीं होता। ये ऑपरेटर किस तरह का होता है? आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। इन जनरल हम कंसीडर करके चलते हैं फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। वो बाद की बात है, अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो इसमें थर्ड वाला पार्ट आप छोड़ दो, के कैप वाला आई और जे वाला ले लो। अगर हम सिर्फ एक्स वाई सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम तीनों एक्स वाई जेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम तीनों कंपोनेंट्स लेंगे। आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। इन जनरल यही लिखा जाता है एंड दिस इज नोन एज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि डेरिवेटिव वाला जो ऑपरेटर है हमारे पास वो भी वेक्टर की फॉर्म में है। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था? करली बाय करली एक्स, डी बाय डी एक्स, करली बाय करली वाई, है ना, डी बाय डी टी, वो सिंगल डेरिवेटिव पढ़ा था। अब वो डेरिवेटिव भी वेक्टर की फॉर्म में है। आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। तो ये कहलाता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। हमने क्या पढ़ना है कि इस ऑपरेटर को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन पर और वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर। किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो पढ़ेंगे हम। Not only on single functions but also on product of two functions। अब वो दोनों फंक्शन स्केलर भी हो सकते हैं, एक स्केलर एक वेक्टर भी हो सकता है, दोनों वेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो किस तरह से हम इस डेल को अप्लाई करते हैं स्केलर फंक्शन पर और वेक्टर फंक्शन पर? पूरा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर हमारा इसी पे डिपेंड करता है। कैसे आप निकालते हो ये डेल अप्लाई करके, रिजल्ट कैसे निकलता है, कैसे प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है, सब कुछ पूरा का पूरा इसी पे कॉन्सेंट्रेट है। एंड ऑल्सो हाँ जी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं इस ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पर अप्लाई करूं तो ज्योमेट्रिकली हमें क्या मिलता है उससे? अगर इसी वेक्टर ऑपरेटर को मैं किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे अप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट आता है? मतलब क्या है उसका, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। उसका प्रूफ भी है हमारे पास सिलेबस में और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। अब उसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है, स्टार्ट करने का फायदा नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ रिकॉल किया है वेक्टर, आपने जितना पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्रॉपर जिस तरह से ये सिलेबस स्टार्ट, जहां से आपका स्टार्ट होगा वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। डेल ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? यस मैम। और नेक्स्ट लेक्चर तक आपको सेशनल के मार्क्स भी पता चल जाएंगे आपके। बस तो आप लोगों ने इतना मतलब चीटिंग करके दिया कि मेरा, हाँ
हाँ मैम। बोलो क्या कहना चाह रहे हो। मैम पूछ रहा था कल ना, मतलब कल पता चल जाएंगे ना। हाँ कल शायद मैं लीव पे रहूंगी तो क्लास नहीं लगेगी।